the most merciful. Dear student, we discussed about the summary of Paradise Lost by John Milton. John Milton, as you know, that he is a grand poet, and during his lifetime when he was in college, he was known as Lady Christ because he was having a long hair, and he was a grand poet, and in his childhood he had a good opportunity to read maximum about Latin, Greek, Italian language, and even English language. He has deeply studied. So he had deeply studied about languages. Therefore, he coined out certain words. He even coined out certain word from other language, Latin and Greek. Say he even coined in English language. So far as his style is concerned, that's a grand one. Grand in a sense that he is writing in a lofty style. What though the field be lost, all is not lost. Our unconquerable will, the study of revenge and immortal hate. He had studied Homer, Virgil and ancient Greek poet as well. हमने डिस्कस किया था कि जब सारे रेबल एंजल इकट्ठे होते हैं और उनको सैटर्न उनको इकट्ठा करता है और उनको कहता है कि हमें यहाँ पे पड़े नहीं रहना, वी हैव टू फाइट अगेंस्ट, वी हैव टू वेज वॉर अगेंस्ट गॉड एंड वी हैव टू विन थ्रू this war, otherwise we don't have any destination. So our destination is to fight back and repel them back and ultimately get our destination. So how we are going to get our destination? The thing is that we have to fight and we have to repel our enemy back and in a way to get our lost seat. अपनी खोई हुई सीट को वापस हासिल करने के लिए हमें लड़ना होगा। उस फाइटिंग में जिसमें सन ऑफ गॉड जो सेकंड कमांड है उनको मारता है और अल्टीमेटली ये जहन्नम के गड्ढे में उनको फेंक देता है, और उसके वहाँ फेंकने के का जो अमल है उसको कहते हैं टैटरस, TATARUS। इससे पीछे पे मैंने डिस्कस किया था, सब कुछ इसलिए रिपीट नहीं कर रहा। तो उस सारे प्रोसेस को टैटरस कहा जाता है, TATARUS। इसमें ये होता है कि इनको जब पनिशमेंट मिलती है तो ये उसमें गिर पड़ते हैं। ऑल द एंजल्स, रेबल एंजल्स, एंड दे आर नो floating on the fiery lake, and over there you know that they belong to different you could say the part of the heavens, and they are having lot of skills. So they come together, they started building pandemonium over there. Pandemonium is a kind of building they for their session. They're going to conduct their session, they're going to conduct a meeting. So they all come together and through their skill they build up पेंडेमोनियम ओवर देयर। पेंडेमोनियम इज अ काइंड ऑफ बिल्डिंग। वो सारे इकट्ठे होते हैं और अपनी स्किल से वहाँ जहन्नम को खोदते रहते हैं, और उसको खोद के वहाँ से वो ईंटें, ब्रिक्स और सोना, गोल्ड, जो जिस अहलियत का मालिक है उसमें रेबल एंजल वो काम करता है। यानी वो वहाँ पे अपने काम करते हैं, लाइक बिल्सबर्ग और बिलियंस, उसके बाद मैमून्स और मलूच और ये सारे जो इनके डिफरेंट इनके टास्क हैं, और ये वहाँ पे अपनी बिल्डिंग्स जो है वो करने में मदद देते हैं। मल्सीबर जो है वो एक आर्किटेक्ट है और मल्सीबर हेल्प आउट करता है दूसरों को ये पेंडेमोनियम बनाने में। वहाँ पे बैठकर फिर ये सेशन करते हैं, एक मीटिंग होती है और वहाँ पे ये फैसला करते हैं कि क्या हमें फर्दर लड़ना चाहिए या बैठ जाना चाहिए। वहाँ जब वो डिस्कशन कर रहे होते हैं तो उन्हें पता चलता है कि गॉड ने ह्यूमन बीइंग क्रिएट किया है, यानी एडम को क्रिएट किया है, और वहाँ पे ही वो फिर जब स्पीच करता है तो जब उसे पता चलता है तो कहता है कि हम बाय गायल और बाय फ्रॉड, यानी हमें फ्रॉड या चीट या जैसे भी हमारा सोल एम ये है कि हमने बुराई में से, अच्छाई में से भी बुराई तलाश करनी है। यानी हमारा एम, हम चूंकि सैटर्न हैं, हम शैतान हैं, तो आर मेन एम टू ब्रिंग आउट ईवल आउट ऑफ गुड, यानी हमने अच्छाई में से बुराई निकालनी है, ये हमारा सोल टास्क है। यहाँ से ही पता चलता है कि बेसिकली जो शैतान है वो ईवल है। वैसे तो बड़ा लॉफ्टी फिगर लगता है, जैसे वो बातें करता है, बट दो द फील्ड बिलो, फाइनल चरोब, पोटेंटेट, असल में वो बताना चाह रहा है, मिल्टन यहाँ पे शो करना चाह रहा है कि ही इज ईवल फिगर। वो फिर ग्रेजुअली उसको फिर एक्सपोज करता है कि ये ईवल फिगर है और मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ वेज ऑफ गॉड, चूंकि उसके अपने हालात भी मैंने आपसे डिस्कस किए हैं कि वो ओलिवर क्रोमवेल जो उनका लीडर था उसके अंडर वो वर्क कर रहा था और वो उसके लिए भी लिख रहा था लिटरेचर। तो ओलिवर क्रोमवेल की जब वो डेथ हो जाती है, जब चार्ल्स टू वापस आ जाता है, वहाँ पे ये सारे
आप आइसोलेटेड पड़े हुए हैं प्योरिटन्स। तो वो प्योरिटन्स की हालत, जो प्योरिटन मीन के जो उनका सेक्ट है, जो उसके लोग हैं जो एक ख़ास बिलीव के मालिक हैं कि ज़्यादा इबादत करनी चाहिए, गॉड को मानना चाहिए, गॉड का रिलीजन होना चाहिए, ये थिएटर बंद हो जाने चाहिए, मूवीज़ बंद हो जानी चाहिए, ये फहाशी बंद हो जानी चाहिए। तो इस तरह के वो बिलीवर्स थे। तो जब इंग्लैंड के लोग उनसे भी तंग आ जाते हैं तो फिर वो उस चार्ल्स वन के, जिसको बेहेडेड किया गया था, जिसको कत्ल किया गया था, उसके बेटे को बुलाते हैं, क्योंकि वही तो वारिस था सल्तनत का। वो उसे बुलाते हैं कि आप वापस आए, हम आपकी सपोर्ट करेंगे। ये प्योरिटन्स जो हैं वो हमें बहुत तंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत थी। उस हुकूमत को कहा जाता है पार्लियामेंट ऑफ सेंट, इंटररेग्नम गवर्नमेंट भी कहा जाता है, पार्लियामेंट ऑफ सेंट भी कहा जाता है। ये लिख लें सारे, पार्लियामेंट ऑफ सेंट भी कहते हैं, ठीक है, हाउस ऑफ कॉमनवेल्थ भी कहते हैं। ये वो ऐसी गवर्नमेंट उस वक्त चल रही थी जो कि अंडर थी प्योरिटन्स के। लेकिन जब प्योरिटन को, फिर प्योरिटन का तख्ता कैसे उल्टा जाता है, जब वो फ्रांस से चार्ल्स II वापस आता है, फिर उनके साथ लड़ता है और फिर वो जंग जीत लेता है। अब प्योरिटन्स जो हैं वो छुप रहे हैं। प्योरिटन क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट हाइडिंग देमसेल्फ, वो अपने आप को हाइड कर रहे हैं, अपनी जान बचा रहे हैं। तो वहाँ पे असल में वो ये जो सारे लॉफ्टी वो ग्रैंड वर्ड्स कहता है, तो ऐसे लगता है कुछ लोगों ने उसके ऊपर क्रिटिकली लिखा है कि ऐसे लगता है कि ये मिल्टन के अपने अल्फाज हों, ये सैटन के नहीं हैं, ये मिल्टन के अपने अल्फाज हैं। वो हम इंटरप्रिटेशन में जैसे क्वेश्चन आएगा फिर उसमें हम उसको देखेंगे। पैंडेमोनियम क्रिएट हो गई है। सैटन को पता चल चुका है कि यहाँ पे गॉड ऑलमाइटी ने एडम ईव को क्रिएट कर दिया है। अब एडम को पहले बनाया गया, उसके बाद ईव को उसी की रिब से ईव को बनाया गया, क्योंकि एडम का दिल नहीं लगता था। तो उसके बाद मैंने बताया था, फिर मजीद आपको बताया था, हेल के गार्ड थे। हेल के 2 गार्ड थे। हेल के गार्ड क्या थे? 2 थे, एक था सिन और एक था डेथ। सैटर्न जो है, सैटर्न की डॉटर थी सिन, और सैटर्न उसको प्रेग्नेंट करता है, वहां से पैदा होती है डेथ। इन दोनों को बातों में लगा के या इनसे वो किसी तरह से बाहर निकल जाता है गार्ड, क्योंकि गार्ड भी उसकी इंसेस्टुअस जो उसके औलाद है वही है, तो वो वहां से बाहर निकल जाता है। जब बाहर निकलता है तो वो एक छोटे से बच्चे की शक्ल, चिरोब बन जाता है, CHERUB, चिरोब होता है, एंजेलिक स्पिरिट कह लें, या एक नन्हा सा बच्चा और बड़ा खूबसूरत जैसे उड़ रहा होता है। तो यूरियल एक आर्च एंजल है, एक फरिश्ता है, उसको वो किसी तरीके से बहका लेता है। उसे कहता है, यूरियल को कहता है कि मैं गॉड ऑलमाइटी की सल्तनत देखना चाहता हूँ, मुझे ऊपर जाना है। तो वो उसे बहला के ऊपर चला जाता है, लेकिन यूरियल जो है उसके बारे में शक में रहता है। तो वहां पे जब ये ऊपर जाता है तो ये वहां पे ट्री ऑफ नॉलेज को देखता है, एडम और ईव को देखता है, उसकी बड़ी खूबसूरत गॉड की क्रिएचर को देखता है। तो ये बड़ा खुश होता है कि देखता है, कहता मैं इनको बहकाऊंगा, इनको मैं इनके रास्ते से डाइवर्ट करूंगा। अब उसने उसके माइंड में, पहले वो टोड की शक्ल में जाता है, एक मेंढक बन के जाता है, ठीक है, उसके ख्वाब में आता है, ईव को बहकाता है। फिर वो दूसरी दफ़ा फिर ये दोबारा फिर जाता है, तो वहाँ पे यूरियल को शक हो जाता है। तो वो उसको माइकल को बता देता है, जो दूसरा फरिश्ता है आर्च एंजल, उसको बता देता है, गैब्रियल को बता देता है। गैब्रियल इसे मार मार के बाहर भगा देता है, लेकिन ये फिर सांप की शक्ल में उसकी फिर आ जाता है, सांप की शक्ल में आता है, स्नेक बन के आता है, और बड़ा खूबसूरत स्नेक बन के आता है। और ईव को कहता है, देखो मैं स्नेक हूँ, मैं बातें करता हूँ। स्नेक कहती, वो ईव कहती है कि तुम इतने बातें कैसे कर रहे हो? कहता है ये मैंने नॉलेज हासिल किया है, और अगर तुम ये फलां ट्री खा लो ना, वो जो सामने है, तो तुम भी मेरी तरह खूबसूरत हो जाओगी, तुम्हें वो बातें आएंगी जो मुझे बातें आती हैं। तो वो कहती है कि उसके मन में वो बहक जाती है, वो ट्री वो उसे खा बैठती है, और साथ एडम को बताती है कि मैंने इस तरह इसको टेस्ट कर लिया है। एडम चूंकि वो उसकी वैसे भी उसकी रिब से बनी है, और एडम जो है उसकी मोहब्बत में, बाइबल में लिखा है कि उसकी मोहब्बत में आकर वो भी खा लेता है कि अब मैं, क्योंकि ये अगर चली गई यहाँ से तो मैं भी, कहते हैं कि उसका जो सिन है, बाइबल कहती है उसका जो सिन है वो यानी अनकॉन्शियस, वो बह गई थी, तो इसका जो सिन है ये कॉन्शियस है, वो कहते हैं, यानी ये बाइबल कहती है। तो इस तरह वो भी खा लेते हैं, और अल्टीमेटली फिर उनसे वो लस्ट में आ जाते हैं, और दे कमिट सेक्सुअल क्राइम्स, एंड अल्टीमेटली गॉड ऑलमाइटी थ्रू देम फ्रॉम देयर हेवन, उनको बाहर फेंक दिया जाता है। और उस तरह जैसे कुरान पाक में भी हमने पढ़ा है कि फिर उसके बाद वो अपने जिस्म को छुपाते फिरते हैं, किसी को कहीं फेंक दिया, किसी को कहीं फेंक दिया। तो इस तरह फिर
अल्टीमेटली अब सैटर्न जो है बड़ा खुशी से फिर आप दोबारा फिर वहाँ हेल में जाता है और वहाँ पे बड़ा खुश होता है कि मैंने गॉड ऑलमाइटी की गॉड की क्रिएचर को मैंने बहका दिया है और मैंने बदला ले लिया। जब वो वहाँ पे जाता है तो उसके जितने भी रेबल एंजल है वो सारे स्नेक बने हुए थे, ठीक है। और फिर वो रास्ता बनाते हैं वहाँ से जाने का, दुनिया तक आने का। वो सारे जो रेबल एंजल्स हैं वहाँ से हेल से दुनिया तक आने का एक ज़मीन तक का रास्ता बनाते हैं। और उसमें वो गॉड ऑलमाइटी, वो बाइबल कहती है कि गॉड ऑलमाइटी की तरफ से ये फिर पनिशमेंट मिलती है कि अब चूंकि तुमने इंसानों के बच्चों को, यानी जो दुनिया का फर्स्ट ह्यूमन बीइंग है उसके बच्चों को बहकाया, यानी उसको बहकाया, तो उसके बच्चे तुम्हारा सर कुचलते रहेंगे। ये बाइबल कहती है कि सारी उम्र अब सांप का सर कुचलेंगे। औरत को ये सजा दी है, बाइबल में लिखा है कि तुम सारी उम्र जो है वो बच्चों प्रेगनेंसी में और बच्चों की पैदाइश में पेन फील करती रहोगी। और मर्द को ये सजा दी है कि तुम सारी उम्र कमाते रहोगे, ठीक है। ये जी बाइबल आपको कहती है कि बाइबल के अंदर ये लिखा हुआ है। सो लेट्स ओपन, ये आपके सामने एक असाइनमेंट है, इसको ओपन कर लें। और ये जो मैंने आपको भेजा है इसको मैं लिखवा भी देता हूँ, आपको पढ़ के भी सुना दूंगा। आप उधर से भी नोट कर लेना जो मैंने आपको सेंड किया। अगर कोई ना समझ आए चीज़ तो मुझे बताइएगा, मैं उसे बता दूंगा। डज मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द ग्रीक एपिक? ग्रीक एपिक आपको पता है कि उसको कहा जाता है कि वो जेन्युइन एपिक है, ग्रैंड एपिक है। उसके आइडियाज बड़े लॉफ्टी होते हैं, चाहे आप एनीड को ले लें या इलियाड को ले लें या एनीड को ले लें, जिसका एनीस हीरो था। मैंने अगले दिन भी डिस्कस किया था एनीड। तो वैसे भी मैंने आपको कहा था ट्राई मूवी देखिएगा, वो आपको पता चलेगा कि वो कितनी लॉफ्टी एक मूवी है और कैसे उसके डायलॉग्स वगैरह। Critically examine the opening lines of the Paradise Lost and discuss how Milton's invocations is different from that of the conventional pagans. Pagans होते हैं जिनका कोई दीन ना हो, ठीक है। तो क्रिश्चियन अपने आप को क्या समझते हैं कि वो उनके पास एक दीन है क्रिश्चियनिटी का। तो इससे पहले जो लोग थे, जितने भी रोमन ग्रीक से, उनका कोई मजहब नहीं था, ठीक है। वो बेदीन लोग थे। तो वो कहता है कि जो वो गॉडेस को बुलाते थे वो भी पोइट्री को बुलाते थे। होमर वहां पे बैठ के जब पोइट्री सुनाता था लोगों को, तो होमर भी कहता था कि मुझे शायरी की देवी जो है वो मुझे ब्लेस करे ताकि मैं लिखूं शायरी की। वो कहता है कि मेरी जो देवी है वो शायरी की देवी वो रोमन ग्रीक्स वाली नहीं है। मेरी जो म्यूज है, जो मुझे पोइट्री के लिए इन्फ्यूज, जो मेरे अंदर पोइट्री डालेगी मेरे हेड में, वो बेसिकली वो है, वो कौन सी, वो हेवनली स्पिरिट है। वो वही है जिसने मोसेस को ब्लेस किया था, जीसस को ब्लेस किया था। टॉकिंग अबाउट द एंजल, यानी मेरी म्यूज जो है वो हेवनली म्यूज है, वो आम म्यूज नहीं है। मैं एक यूनिवर्सल एक टॉपिक ले रहा हूँ ह्यूमन बीइंग का, उसके ऊपर मैं पोएट्री लिखने जा रहा हूँ। पोएट्री एपिक क्या होती है? लॉन्ग नैरेटिव पोएम दैट राउंड अबाउट 10 to 12 14। याद रखिएगा, अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम इन विच हैवी एमुनेशंस एंड ट्रूप्स आर यूज्ड इन अ वे टू वेज वार, जिसमें एक हैवी फिगर होता है और उसमें बहुत सारे एमुनेशन फिगर्स और हॉर्सेस और ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक वो बहुत लंबी एक नरेशन होती है, उसको हम कहते हैं कंटेनिंग अराउंड अबाउट 10 to 12 बुक्स। तो जैसे हमारी पैराडाइज लॉस्ट है, जैसे हमारी एनीड है, जैसे हमारी इलियाड है, होमर वर्जिल की जो बुक्स हैं। पैराडाइज लॉस्ट एज एन एपिक ग्रिप्स द बेसिक कन्वेंशंस ऑफ द क्लासिकल एपिक्स। बट अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को देखें तो ये अब आपको जेन्युइन एपिक, अब ये वो मॉक एपिक नहीं है जैसे हमने पहले एपिक पढ़ी है। हमने इससे पहले अलेक्जेंडर पॉप की जो एपिक पढ़ी है वो ना तो इतनी बड़ी है और ना उसके अंदर वो जान है। लेकिन ये एपिक जैसे आप पढ़ते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि कोई हीरो है जो कोई सफर कर रहा है और वो लॉफ्टी फिगर है और वो बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, वो बड़ी स्पीच कर रहा है और वो चलता जा रहा है और अपनी फाइट करता जा रहा है, अल्टीमेटली सफर करता जा रहा है और फिर उसके बाद उससे एक फ्ला होता है और वो डाउनफॉल की तरफ जाता है। और इसके अंदर फ्ला क्या था? ये गरूर में आ जाता है। जो इसका जो फाइट करता है इसके अंदर हीरो, वो अल्टीमेटली किसकी वजह से? वो तकब्बर में, पहले वो एक अच्छा फरिश्ता था ना, तो फिर उससे गलती सरजद हुई कि ही वॉज इन एंगर एंड ही वॉज आउट ऑफ जेलसी एंड आउट ऑफ प्राइड ही डिड ऑल दीज। Lost, Paradise Lost as an epic grip the basic conventions of the classical epic, but these conventions and devices are given new meanings by the Milton within the scope of the Christian theology.
यानी इसने हूबहू भी नहीं लिखा, उसके अंदर कुछ अपनी तरफ से चेंजेस करके भी पेश किया लोगों को कि भाई ऐसे हुआ है असल में। अब ये सारा जो मामला उसने लिखे हैं ऐसे वो बाइबल में भी नहीं लिखे हुए, लेकिन उसने ये अपनी तरफ से कोई चीज़ें शामिल की हैं। एज सच द वार सिंगल कॉम्बैट पेरिलस, पेरिलस का होता है पुरखतर, पेरिलस जर्नी, ब्यूटीफुल गार्डन्स, मार्वलस। ये जो असाइनमेंट मैं पढ़ रहा हूँ ये आपकी इनबॉक्स में पड़ी हुई है PDF में, इसे ओपन कर लें। उसके बाद एज सच द पेरिलस द मार्वलस बिल्डिंग, द वार सिंगल कॉम्बैट, पेरिलस जर्नी, ब्यूटीफुल गार्डन्स, structures of the universe and the scenes in heaven in health, supernatural machinery, the roll calls and the council of leader। supernatural machinery क्या है इसके अंदर? the rebel angels। और rebel angels के बारे में वो कहता है कि वो इतने ज्यादा थे कि जैसे कोई वेलनब्रोसा ट्री के जो पत्ते गिरे होते हैं ना, इटली के अंदर एक बहुत बड़ा जंगल है, उसमें जब वो खजां का मौसम आता है या वो जो पत्ते गिरते हैं तो इतने पत्ते गिरे होते हैं कि वो काउंटलेस होते हैं, तो इतने से रेबल एंजल पड़े हुए जमीन के ऊपर। द रोल कॉल एंड द काउंसिल्स ऑफ द लीडर, दे आगे कहता है कि द प्लंज इनटू द मिडल ऑफ द सब्जेक्ट and unfolding the future events are epic device not just used by Milton, these devices are recreated in a functional way। यानी इसमें ये होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो पहले बता दिया जाता है। जैसे वो कहता है ना कि आई सिंग, अगर आप ऐसा करें कि विर्जिल का वर्क है ना अनेड, अगर उसको पढ़े तो वो कहेगा आई संग, पहला जो उसकी पहली लाइन है ना विर्जिल की पहली लाइन है आई संग द आर्म्स एंड द मैन। चूंकि वो एक क्लासिकल फिगर एनीड जो हीरो है उसकी बात करता है, तो वो जैसे लड़ता है जंगें, तो जैसे वो आदमी है, बहादुर है, ब्रेव है, तो उसकी बातें करता है, तो पहला वर्ड ही उसने वो यूज किया है। अब ये जो चीजें हैं ये लास्ट में आनी चाहिए होती हैं, लेकिन ये वो पहले स्टार्ट से एपिक की है कि वो उसके मेन सब्जेक्ट से पहले शुरू करते हैं। Milton begins with the classical conventions of the invocations to the muse, for she will inspire him to the poetic heights greater than the onions mounts which represent classical poetry। यानी पहले जो ओनियन माउंट्स है जहाँ पे वो बैठ के होमर और विर्जिल जो जितने भी रोमन ग्रीक्स पोइट थे वहाँ पे वो बुलाते थे शायरी की देवी आए और हमें ब्लेस करे और हम अच्छी से अच्छी चीज़ें जो हैं वो लिखें और लोगों को पेश करें। तो इसी तरह ये क्या कहेगा कि मेरी जो म्यूज़ है दैट इज़ नॉट कॉमन वन, दैट इज़ नॉट पेगन लाइक म्यूज़। मेरी जो शायरी की देवी है शी इज़ जस्ट लाइक अ हेवनली, शी इज़ अ हेवनली म्यूज़ एंड शी इज़ गोइंग टू गिव मी हेवनली ब्लेस करेगी मुझे। आफ्टर द इन्वोकेशंस, इन्वोकेशन होता है बुलाना, इन्वोकेशन के बाद comes the statement of the epics, the subject in the true classical। I may assert the eternal providence and justify the ways of God to men। और अगर ये मुझे ब्लेस कर देगी तो फिर मैं जस्टिफाई करूंगा गॉड के वे कि खुदा इंसानों की तरफ कितना मेहरबान है, कि प्रोविडेंस होता है खुदा ऑलमाइटी। ये जो एटर्नल प्रोविडेंस है उसके मैं बताऊंगा कि वो उसके वेज बताऊंगा कि टू व्हाट एक्सटेंट ही इज जस्टिफाइड to the human being, to what extent he loves to the human being। असल में करना तो जस्टिफाई गॉड के वे चाह रहा था, लेकिन वो अनइंटेंशनली एडमायर किसको करता जाता है, वो करता जाता है सैटर्न को। उसमें बहुत सारे मिसाइल हैं उसके साथ कि वो खुद अंधा भी है, लिखवा भी किसी से रहा है, और जैसे उसके साथ हालात पेश आ रहे होते हैं, शायर की जो ज़ाती लाइफ है उसको अलहदा करना बहुत मुश्किल होता है। An epic is a long narrative poems in which the characters and the actions are of the heroic proportions। एपिक जो होती है लॉन्ग नैरेटिव होती है, 10 से 14 किताबें होती हैं और उसमें हीरोइक प्रोपोर्शन होता है, जो फिगर उसमें डिस्कस की जाती है, जो सुपरनेचुरल मशीनरी और फिगर जो लैंग्वेज होती है वो बड़ी ग्रैंड होती है, जैसे आपको पैराडाइज लॉस्ट की मिलती है। फ्रॉम द वर्क ऑफ द होमर्स एंड विर्जिल्स certain characteristics have become established in the West as the standard characteristic of the epic। आप देखें कि होमर और विर्जिल के वर्क को आज भी समझा जाता है कि ये स्टैंडर्ड है, उसके बाद उस लेवल की तो कोई भी नहीं है चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले। द मेन characteristics are given below and the same are the heart of the paradise।
द हीरो इज द फिगर ऑफ द ग्रेट नेशनल एंड इंटरनेशनल हीरो। अगर हमारा हीरो जो है यहाँ पे ये इंटरनेशनल नहीं, ये तो यूनिवर्सल है। अब गौर से देखें, जो एडम है, कुछ लोगों ने एडम को हीरो कहा है, कुछ ने सन ऑफ गॉड को हीरो कहा है। एनी हो, आप अपनी इंटरप्रिटेशन से जब इसको पढ़ेंगे, फुल्ली पढ़ेंगे, तो आपने खुद इसमें से ड्राइव करना है कि आपको कौन हीरो लगता है। अभी तक इसके ऊपर थीसिस लिखे जा रहे हैं, अभी तक इसके ऊपर वर्क जारी है कि हु इज रियल हीरो। जब बातें जो हम सुनते हैं तो हमें शायद सैटर्न हीरो लगता है कि इसका मेन जो प्रोटैगोनिस्ट है वो सैटर्न है, लेकिन सैटर्न उसका प्रोटैगोनिस्ट इसलिए नहीं बनता कि हीरो जो होता है वो कभी ये नहीं कहता कि हमारा मेन काम इवल करना है। यानी इस तरह के पॉइंट उठा उठा के फिर हम उससे साबित ये कर सकते हैं कि ही इज़ नॉट अ रियल हीरो। अगर आप उसमें डिस्कस करना चाहें तो हम क्रिटिकली हम उसे वैसे भी देख सकते हैं। आप उसे हीरो साबित करना चाहें तो उसकी सैटर्न की 5 स्पीचेस जो हैं उसे हीरो साबित कर देती हैं। एनी हो, इट इज़ टोटली अप टू यू कि आप उसे डिनाई कर दें। अगर आपके पास मटेरियल ज़्यादा सैटर्न के हीरो होने का है तो आप उसे हीरो साबित कर दें। अगर आपको ये लगता है कि ये ईवल फिगर है तो आप उधर ले जाएं। इट इज़ टोटली अप टू यू। द हीरो इज़ अ फिगर ऑफ द ग्रेट नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। पहली तो बात यह है कि हीरो जो होता है वो इंटरनेशनल इंटरनेशनल फिगर होता है, उसकी इंपॉर्टेंस इतनी है। लेकिन यहाँ पे एक यूनिवर्सल फिगर है। यहाँ पे इसके अंदर जो हीरो है उसकी वैल्यू क्या है, वो यूनिवर्सल है। आप किसी भी तकरीबन आप हिंदू से भी पूछ लें तो वो भी आपको एडम ईव का किस्सा जो है वो आपको सुनाते नजर आएंगे। वो भी आपको बता देगा कि क्राइस्ट था कोई, और इसी तरह आपको ये भी बता देगा कि कोई सैटर्न था और सैटर्न ने एडम और ईव को बहकाया था। यानी ये एक आम एक यूनिवर्सल एक थीम है इसका। इन पैराडाइज लॉस्ट द हीरो इज एडम हु इंक्लूड हिमसेल्फ द इंटायर रेस ऑफ मैन। और यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट में जो हीरो है वो एडम है, और वो इंक्लूड, चूंकि वो इतना फंक्शनल, इतना एक्शन नहीं करता जितना ऐसे लगता है कि जैसे सैटर्न कर रहा है, लेकिन फिर भी वो हीरो बनता है क्योंकि वो गुड के लिए खड़ा है। हु इंक्लूड्स इन हिमसेल्फ द इंटायर रेस ऑफ मैन, जो पूरी रेस को रिफ्लेक्ट करता है, जाहिर करता है। द सेटिंग इज एम्पल्स इन स्केल, एम्पल होता है काफी। आगे समटाइम्स वर्ल्ड वाइड आर इवन लार्जर इन द क्लासिकल एपिक, बड़ी वाइड, और यहां से ऐसे लगता है कि क्लासिकल एपिक से भी बड़ा इसका थीम है। द स्कोप ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इज कॉस्मिक, कॉस्मिक का मतलब होता है यूनिवर्सल। फॉर इट इंक्लूड्स हेवन अर्थ एंड हेल, और इसके अंदर हेल, अर्थ, सातवां आसमान, हेल जमीन, आसमान, गॉड और एंजल्स सब इसके अंदर आ जाते हैं। The action involved the heroic deeds. Paradise Lost include the War of Heaven. Paradise Lost आपको War of Heaven बताता है। Action should be in entire actions complete in itself. और जैसे अरिस्टोटल ने कहा था कि जो एक्शन है वो कंप्लीट इन itself हो, तो इसके जो एक्शन है वो बड़े कंप्लीट लगते हैं। कोई ऐसा नहीं कोई अधूरा कोई काम इसके अंदर उसने छोड़ दिया हो, बड़ा कंप्लीट शो किया है। By this is meant that it should have a beginning, middle and end. और ऐसे लगता है कि जैसे इसका बिगनिंग भी है, कैसे वो स्टार्ट करता है बुक्स को, कैसे वो मिड में लेके आता है। सबसे बड़ी बुक मैंने कौन सी बताई थी आपको? मैंने को बताया था कि सबसे बड़ी बुक कौन सी है, कल मैंने डिस्कस की थी, परसों मैंने डिस्कस की थी। सबसे बड़ी बुक आई थिंक 9 मैंने बताई थी आपको, और एक 7 बुक है। 2 बुक्स इसकी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, याद रखिएगा, एक 7 है और एक 9th बुक है, और फर्स्ट भी। द एक्शन शुड बी एन इंटायर एक्शन कंप्लीट इन इटसेल्फ। बाय दिस इज मेंट दैट इट शुड हैव अ बिगिनिंग, मिडल एंड एंड। पैराडाइज लॉस्ट इज अ फुल राइप एपिक इन दिस रिस्पेक्ट। और ऐसे है कि ये बिल्कुल एक जैसे पका हुआ फल होता है उस तरह राइप है, यानी कंप्लीट है। आगे ये सारे पॉइंट्स हैं, इसको आप मजीद एलेबोरेट कर लेना जब आप। द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एपिक पोएम अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल दैट इट मस्ट बी ग्रेटनेस, एंड सेम इज द केस विद द मिल्टन एपिक। यानी एक उसने ये भी आपको अरिस्टोटल ने बताया था कि अगर आप एपिक लिख रहे हैं तो एपिक कैसी होनी चाहिए, वो ग्रेट, उसका थीम ग्रेट होना चाहिए, वो खुद ग्रेट हो, वो ट्रिवियल ना हो जैसे मॉक एपिक है। जैसे अब आपके सामने अलेक्जेंडर पॉप ने लिखी है तो वो उसे हम ग्रेट एपिक तो नहीं कह सकते, वो तो मॉक है, वो तो एक मजाक है। आगे गॉड आर आल्सो यूज इन एपिक्स एज अ ट्रेजेडी एज अ ड्यू मशीन्स।
and paradise lost wholly focus on it. और ऐसे लगता है कि यूज एज एपिक ट्रेजेडी एंड डो मशीन्स, गॉड्स आर आल्सो यूज इन एपिक्स एज अ ट्रेजेडी, गॉड्स जो हैं वो भी एपिक के अंदर क्या ट्रेजेडी के लिए इस्तेमाल होते हैं, एंड मशीन्स एंड पैराडाइज लॉस्ट होली फोकस ऑन इट, और ऐसे लगता है कि जो ये भी एक सुपरनेचुरल एलिमेंट है और लॉस्ट होली फोकस ऑन इट, और पूरा इसके ऊपर फोकस है पैराडाइज लॉस्ट में. An epic poem is a ceremonial composition and intentionally given it is a ceremonial style to balance its great subject and construction. Hence Milton's Latinized dictions and stylized syntax, मैंने जैसे बताया कि उसने लैटिन ग्रीक्स को पढ़ा है, उसने इटालियन लैंग्वेज को पढ़ा है, उसने फ्रेंच लैंग्वेज को सीखा है, उसने बहुत सारी लैंग्वेज सीखी हुई थी और बहुत सारी लैटिन से इंग्लिश के वर्ड कॉइन कर दिए थे मिल्टन ने. ठीक है, तो इसी तरह इसी वजह से उसे कहा जाता है कि वो ग्रैंड उसका स्टाइल है, क्योंकि उसके पास वोकैब बहुत ज़्यादा थी. ठीक है, और यहाँ पे भी उसने लैटिनाइज्ड किया है डिक्शन को, हैंस मिल्टन लैटिनाइज्ड डिक्शन, उसने जो डिक्शन इंग्लिश के अंदर यूज़ किए हैं वो लैटिन से बहुत सारा बना लिए हैं. द रिसाउंडिंग लिस्ट ऑफ द स्ट्रेंज एंड द बूमिंग नेम्स एंड हिज एपिक सिमलीज आर फिट, और उसकी एपिक सिमली उसने होमरिक सिमली भी यूज़ की है. इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, डिस्कस मिल्टन होमरिक सिमली, वो भी मैंने उसके ऊपर भी बनाए हुए हैं नोट्स, वो मैं आपको सेंड करूंगा. द पोएट बिगिंस बाय स्टेटिंग हिज थीम्स, ये काइंडली अपना जो है इसको ऑफ कर लें, माइक ऑफ कर लें अपने. हाँ जी, the poet begins by stating his themes, then invokes a muse. Muse क्या होती है? शायरी की देवी. In his great undertaking and Milton enlightened it well in Paradise Lost 1. Paradise Lost में वो उसको इन्वोक करता है, पहली बुक जिसमें वो डिस्कस करता है और उसमें वो बुलाता है कि मेरी जो देवी है शायर की वो आम देवी नहीं है शायरी की, मेरी देवी जो है वो म्यूस है, वो हेवनली म्यूस है, जो मोजेस जो जीसस और इस तरह के प्रॉफिट को जो करती रही है ब्लेस्ड, और मुझे भी वही करेगी. और यहाँ पे उसने कंपेयर किया है कि जो सैटर्न जो है, सैटर्न का फिगर ऐसे है कुछ जैसे लेवथियन होता है. लेवथियन के बारे में उसने ये एक होमरिक सिमली है, ठीक है, ये ग्रीक से उसने ली है, और ये बहुत बड़ा एक जहाज है लेवथियन, जो रोमन ग्रीक्स में कहीं डिस्कस हुआ है. कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा एनिमल है जो जहाज जैसा है, तो उसको उसने लेवथियन से कंपेयर किया है सैटर्न के बॉडी को. अ स्ट्राइकिंग फीचर इन पैराडाइज लॉस्ट इज मिल्टन यूज ऑफ द सिमली, यानी जो सिमली उसने मेटाफर और सिमली यूज की है वो बड़ी अजीम. द फर्स्ट एपिक सिमली इज द कंपैरिजन ऑफ द सैटर्न विद द लेवथियन. उसने सैटर्न को किसके साथ कंपेयर किया है? लेवथियन के साथ. इसकी असाइनमेंट मैंने होमरिक सिमली की बनाई हुई है, तो वो भी मैं आपको सेंड करूंगा, मैं तलाश कर रहा हूँ उसको, उर्दू में ट्रांसलेशन है, which is expanded to the same lines. The comparison of the Saturn's shield is to the Saturn की shield को उसने moon से compare किया. As seen through the Galileo's telescope, once again suggests the huge size not only of the weapon but also of the figure with the hold it. यानी जो उसने अपने हाथ में शील्ड शैतान ने पकड़ी हुई है सैटर्न ने, वो इतनी बड़ी है जितना मून होता है. ठीक है, और वही जो फिर वो आगे मजीद गैलीलियो का हवाला देता है कि गैलीलियो ने जैसे वो बनाई थी और उसको डिस्कवर किया था. इट ब्रिंग्स टू माइंड द होमर्स डिस्क्रिप्शंस ऑफ द शील्ड्स इन एक्लीज, और फिर मजीद उसने उसको एक्सपैंड करके बताया कि ये वही शील्ड है जो किसने पकड़ी हुई थी, जो एक्ली ने पकड़ी हुई थी. एक्ली का मैंने बताया कि एक्ली जो है वो होमर की जो इलियाड है उसका हीरो है. इट ब्रिंग्स टू द माइंड द होमर डिस्क्रिप्शन ऑफ द शील्ड ऑफ द एक्लीज इन द इलियाड. द सिमली यूज फॉर द सैटर्न स्पीयर आल्सो एम्फेसाइज हिज साइज, यानी अगर उसकी सैटर्न का फिगर इतना बड़ा है तो सैटर्न वो खुद कितना, यानी इतना अगर मून जितनी बड़ी उसने शील्ड उठाई है तो शैतान का खुद फिगर का. अब ये वहां पे हमने देखे छोटे छोटे इंसेक्ट जो थे सुपर नेचुरल थे. अब यहाँ पे सुपर नेचुरल एलिमेंट, क्योंकि ये ओरिजिनल एपिक है, मैं इसीलिए आपको कंपेयर करके बताता हूँ ताकि आप उधर से आइडिया इधर यूज कर सकें. उधर इंसेक्ट जैसे छोटे छोटे थे अलेक्जेंडर पॉप के वक्त, लेकिन हम ये जब ओरिजिनल एपिक में आए हैं तो उसने मून जितनी बड़ी शील्ड पकड़ी है. शील्ड होती है ना, जब वो लड़ते हैं हाथ में तलवार और आगे शील्ड करते हैं, तो जो शील्ड उसने पकड़ी है वो मून जितनी बड़ी है. तलवार उसकी कितनी बड़ी होगी? तलवार उसका नेजा जो उसने पकड़ा है वो पॉइंट ट्री जितना बड़ा है, तो इट मीन दैट ही इज अ वेरी ग्रैंड फिगर. द सिमली यूज फॉर द सैटर्न स्पीयर इज आल्सो एम्फेसाइज हिज साइज. द कंपैरिजंस ऑफ द फॉलन एंजल्स विद द बारबेरियंस
बारबेरियंस जो थे ना, ये असल में ना ये एक कबीला था। ये बारबेरियन जो है ना, ये लफ्ज़ यूज़ नहीं करना चाहिए हमें, लेकिन उन्होंने एक हिस्सा बना दिया। ये एक कबीला था तुर्की से, जितने भी हमले होते थे ना, ये ग्रीक्स के ऊपर, ये इटालियन के ऊपर, या जितने भी ये अम्पायर, बेजेंटाइन एम्पायर थी, या ये रोमन ग्रीक्स जो लोग थे, इनकी रोम की जो सल्तनत थी, इसके ऊपर जो टर्की से हमले होते थे, टर्की से, वो उनको कहते थे ना कि ये बेदीन लोग हैं, लादीन लोग हैं, उनको ये पेगन्स कहते थे। और फिर ये बारबेरियन कहते थे। ये बारबर जो ना एक कबीला था, तो ये उनको कहते हैं, उसमें मुस्लिम भी आ जाते हैं, तो वी शुड नॉट यूज इट बारबेरियन। यू कैन फर्दर सर्च इट आउट इफ यू कैन। बारबेरियन वंस अगेन इम्फेसाइज देयर डिस्ट्रक्टिव क्वालिटी। इन्होंने बड़ा नुकसान पहुंचाया था, ये रोमन ग्रीक्स को ना बहुत नुकसान पहुंचाया। इधर इटालियन साइड से बड़े हमले होते थे इनके ऊपर। Hence, Milton use of the epics simile is not the decorative but the functional. The sublimity of the Paradise Lost is constituted both by its themes and the poetic style. The great epic deal with the cosmic themes. It present the fall of the rebel angels, the creations of the man's and the earth, man's disobedience of the God's command and his consequent expulsion. Expulsion होता किसी को बाहर निकाल देना from the earthly paradise. And there is such line of the pure poetry which pour red spell in readers' dry veins. ठीक है, और इसके ऐसे जब हम इसको पढ़ते हैं लाइन को, तो वो ऐसे जैसे जादू सा हो जाता है बंदे पे। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ब्लैंक वर्स का आपको मैंने बताया था ना कि अनराइम्ड पोइट्री जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, ब्लैंक वर्स। इन पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ब्लैंक वर्स रीच इट्स परफेक्शन. He makes his first serious attempt with the blank verse in the Comus Paradise Lost in the full accords with the grandeurs of the epic theme. यानी इसने अपने ब्लैंक वर्स में पैराडाइज लॉस्ट के अंदर बड़ा ज़बरदस्त इसने ब्लैंक वर्स को अटेम्प्ट किया है, फुल अकॉर्ड विद द ग्रैंडर्स ऑफ एपिक थीम। और उसकी ग्रैंडर का मतलब होता है अजमत, और एपिक थीम की जो अजमत है उसके मुताबिक लिखा है। Both the forms and the subject matters of the poems combine to make it a great epic. Conclusion देखिएगा। Finally, Paradise Lost is an original work given all the legends, tragedies and epics in the world which treat of gods, Lucifer, Adam, Eve. No poet except Milton himself could have conceived and constructed his Paradise Lost out of them. And it is equally certain that by the aid of the imaginations and memory. यानी उसकी इमेजिनेशन बहुत ज़्यादा थी, उसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा थी, उसकी वजह से वो बहुत अच्छा लिखने में कामयाब हुआ। अच्छा, मैंने आपको जो मैंने सेंड किया हुआ है काइंडली वो ओपन कीजिएगा, मैं वो भी पढ़ के एक दफ़ा सुना दूँ आपको। ये देखिएगा, जॉन मिल्टन एज अ पोएट। आप चाहें तो हर असाइनमेंट के शुरू में ये लिख सकते हैं, ये जो मैंने आपको एक जर्नल से सेंटेंस लिख के भेजे हैं। A Renaissance spirit of the 17th century. ये Renaissance spirit था 17th century का, और A Renaissance spirit of the 17th century. Milton ranks as one of the greatest poet in the history of the English literature. Milton को जाना जाता है कि वो greatest poet था history of English literature में। His account of man's banishment. इसका जो अकाउंट है, जो इंसान की बैनिशमेंट के बारे में उसने बताया है, फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स पोइट्री। पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन्स पोइट्री, उसके बाद फुल स्टॉप है। मिल्टन्स पोइट्री वाज ब्लेंडेड विद द एंशिएंट्स एंड द मॉडर्न। यानी वो एंशिएंट और मॉडर्न जो है दोनों से वो भरी हुई है, ब्लेंड है, मिली हुई है। He vividly होता है वाज़े, describe his pictures and majestic, और आगे फुल स्टॉप है, उसके बाद रैलिक एक क्रिटिक है। रैलिक राइट्स द नेम ऑफ द मिल्टन is become the mark not of a biography, not of a theme, but style of the most distinguished in our poetry. Milton's epic is not like Iliad or Aeneid, because his epic encapsulate universe. इसकी epic जो है वो यूनिवर्स को अपने अंदर ले लेती है।
इट डिस्कसेस द फॉल ऑफ मैन, ये फॉल ऑफ मैन को डिस्कस करती है. एज मिल्टन डिक्लेयर्स इन हिज पोएट्री, हिज म्यूज इज नॉट, ये आर नॉट लिखा है, इसे इज नॉट कर लीजिएगा. हिज म्यूज इज नॉट, अगर ज्यादा लिखना है तो फिर म्यूसिस लिख लीजिएगा. हिज म्यूज इज नॉट एंशियंट ग्रीक, रादर हेमनली म्यूज, उसकी जो म्यूज है वो हेमनली म्यूज है. मिल्टन कहता है पोएट शुड बी मॉडल ऑफ स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस फिगर. ही आल्सो क्रिटिसाइजेज, वो क्रिटिसाइज करता है द चर्च एंड रिफ्लेक्टेड लॉफ्टी ग्रैंड आइडिया थ्रू हिज एपिक, और वो लॉफ्टी आइडिया देता है. ही वॉज द थारो रीडर्स, थारो होता है मुकम्मल तौर पर पढ़ना. ही वॉज द थारो रीडर ऑफ द एंशियंट ग्रीक एंड रोम, एंशियंट ग्रीक और रोमन लिटरेचर को उसने बड़ा डीपली पढ़ा. He had serious loftiness, spirituality and intense godliness and grand style. His epic poem Paradise Lost is adorned with fable like the structures and religious fevers and wealth of the epic similes, grand characters and lofty language. It has all the grand qualities to work as an epic. इसे हम कह सकते हैं कि ये पूरी ग्रैंड एपिक की एक सिंबल है, जो ये ग्रैंड एपिक है. एक जो पहले मैंने असाइनमेंट सेंड की थी, काइंडली उसको ओपन कीजिएगा, उसको हम थोड़ा सा दोबारा देख लें. वो काफ़ी बड़ी असाइनमेंट है. इसमें एक कोट लिखा हुआ है ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस. अगर जैसे आप ओपन कर लें मुझे बता दीजिएगा. उसमें आपने लास्ट पे आ जाना है, उसमें कुछ लाइनें लिखी हैं, लास्ट पे आ जाएं. ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहां से, यहां मैंने ये लिखा हुआ ना, यहां से निकालें. ऑफ मैन्स फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ द फॉरबिडन ट्रीज whose mortal taste brought death into the world and all our woes. John Milton, Paradise Lost. कभी कभार ये इतनी लाइनें आ जाती हैं, वो पूछता है कि राइट विद द रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट. अब देखें ये इस तरह की चीज़ें और इसी तरह की आती हैं, प्रोमिनेंट लाइन आपको कोई आएंगी और आप बड़ी आसानी से इंशाल्लाह उसको कर देंगे. ठीक है, ये मैं आपको इस तरह करवा दूंगा कि आपको ये भूलेगी नहीं. ओपन कर लें और ये जहाँ पे ये है लास्ट लाइन में है, जब निकाल लें तो मुझे ज़रा बता दीजिएगा कि वी हैव ओपन्ड. ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, ये इसका जहाँ पे वो कहेगा जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन, ये उसका थीम है, वो ये करना चाहता है. उसका मोटिव, उसका मेन थीम ये है कि वो कहता है कि मैं इस पोएम के ज़रिए मैं जस्टिफाई करना चाहता हूँ कि गॉड कितना मेहरबान है टूवर्ड्स द मैन. Of man first disobedience and the fruit of that forbidden trees whose mortal taste brought.
मोस्ट वेलकम। हाँ जी, आ जाए अभी। सो कोट जहां पे लिखा हुआ है ना, ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस, यहां से मैं थोड़ा सा आपको बताने लगा हूँ कुछ, इससे ऑनवर्ड फिर हम चलते हैं। और इंशाल्लाह मंडे से हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट जो है वो साथ पढ़ा करेंगे, एक लाइन टू लाइन टेक्स्ट, और साथ मैं चाह रहा हूँ कि असाइनमेंट भी इसके साथ साथ होती जाए, और वी शुड फिनिश इट सून, और हम इसको बहुत जल्द फिनिश कर लेंगे। ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, इंसान की वो पहली डिसोबीडियंस, पहली नाफरमानी, एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और वो जो ट्री ऑफ नॉलेज था, गॉड हैज बैंड दैट यू ह्यूमन बीइंग यू शुड नॉट टच दिस because that is forbidden. If you will touch, you will lose your grace and ultimately you will have to expel from this paradise. लेकिन उससे पहले नॉलेज बताया गया कि वी शुड नॉट गो नियर इट। जब वो उसको उसके ख्वाब में आता है टोड बन के, एक मेंढक बन के, तो वो उसके कान में सरगोशी करता है, तो उसे ख्वाब में जब आता है तो वो उस वक्त भी उसको बहकाता है, उस वक्त भी उसको बहकाता है, लेकिन एडम उससे कहता है कि हमने इसको नहीं खाना। यानी इसको आप देखें, जितना मर्जी एक्सपेंड कर लें आप इसके ऊपर, जितना मर्जी, क्योंकि हमारा एक रिलीजियस नॉलेज भी है। ये पैराडाइज लॉस्ट मैं इसलिए पढ़ाता हूँ बच्चों को कि ये बच्चों के लिए लिखना, क्योंकि हम सारे तकरीबन मुस्लिम हैं, तो बहुत सारा नॉलेज जो है हमें अपने दीन से भी मिल जाता है, हम उधर से भी चीज़ों को ले लेते हैं। तो ठीक है, उसको हम फिर डिस्कस आसानी से कर लेते हैं। ऑफ मैन फर्स्ट डिसोबीडियंस एंड द फ्रूट, ये यानी वही लाइन्स हैं, स्टार्ट होता है इधर से। Of man first disobedience and the fruit of the forbidden tree, whose mortal taste brought death into the world and all our woes, और जिसका mortal tree जो है, mortal taste जो है वो सारी इंसानियत के लिए मौत लाया, and into the world, पूरी दुनिया के लिए, and all our woes, और हमारे लिए परेशानी का सबब बना। कि अगर हमारे जो ancestors हैं, forefathers जो हमारे बड़े थे, अगर हमारे जो सबके जो फादर थे एडम, अगर वो उसको ना खाते एडम ईव, तो हमें भी आज इन मसाइल का सामना ना करना पड़ता। यानी वो डेथ जो है उसकी वजह से आई है दुनिया में। जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट, ये वहां से लिया गया। नेक्स्ट में, दिस हैविंग लर्न्ड दो हैज अटेन्ड द सम ऑफ विजडम्स होप नो, अब यहाँ पे वो प्रेज करता है उसकी, उस गॉडेस की, उस पोइट्री की, देवी की। And this having learned thou has attained the sum of wisdom, तुम्हारे पास सारी wisdom है। Hope no higher though all the stars, thou knewest by names and all the eternal powers, all secrets of the deep, all nature's work, तुम जो शायरी की देवी हो, तुम सब कुछ जानती हो। Of works of the gods in heavens, air, earth, or sea, सब जानती हो, अर्थ में क्या है, सी में क्या है, गॉड के हेवन में क्या है। एंड ऑल रिचेज इन द वर्ल्ड एंजॉयड, और तमाम रिचेज जो वर्ड जो है अपने सीने में समाये हुए है वो सब तुम जानती हो। एंड ऑल द रूल्स वन एम्पायर ओनली एड्स डीड्स टू दाई नॉलेज आंसरेबल एंड फेथ एंड वर्च्यूज पेशेंस टेम्परेंस एंड लव बाई टू कम कॉल्ड द चैरिटी द सोल्स ऑफ ऑल रेस्ट, then wilt thou not be loth to leave the paradise, but shall possess a paradise within the happier far। ये बुक का नीचे नाम दिया गया है कि इस बुक से ली गई है। हम लाइन टू लाइन टेक्स्ट आगे देखेंगे। मिल्टन elaborated the story of the Saturns in Paradise Lost, मिल्टन एलेबोरेट करता है सैटर्न की स्टोरी को पैराडाइज लॉस्ट में। इन द फॉलोइंग कोट सैटर्न लिमिट्स हिज लॉस, ये जो मैं अभी आपको लाइंस खोलूंगा थोड़ी सी आपके सामने, इसमें मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये चंद लाइंस जो हैं जो मुझे अक्सर आप कहते हैं कि सर ये आप कैसे याद कर लेते हैं। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इट सेल्फ कैन मेक हेल ऑफ हेवन और हेवन ऑफ हेल, कितना मुश्किल है, अगर 2-3 दफा आप लिखें तो ये याद हो जाएगी। बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, वो अपने जितने भी साथियों को कैसे मोटिवेट करता है, वो पेंडोमोनियम ऐसे नहीं बना देते, वो उनको मोटिवेट करता है नीचे से उठ के। वो वहां पे पहले आग पे तैर रहा होता है, बंदा होता है, खुलता है,
अपने आप को अनचेन करता है, बील्ज़बब को मोटिवेट करता है, दूसरों को मोटिवेट करता है, जो सेकंड कमांड है बील्ज़बब उसे मोटिवेट करता है, फिर दूसरों को, और वो फिर सारे तैयार हो जाते हैं। मल्सीबर जो है वो अपनी ऑफर करता है, अपनी खिदमत ऑफर करता है कि मैं आपको यहाँ पे पेंडोमोनियम बना देता हूँ, वहां पे बैठ के हम क्या करेंगे, इजलास करेंगे। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इट्सल्फ, ये सारे जो बड़े बड़े ग्रैंड फिगर, जो ग्रैंड अल्फाज हैं, ये सारे सेंटेंसेस कौन बोलता है, ये शैतान बोलता है। द माइंड इन इट्स ओन प्लेस एंड इन इटसेल्फ कैन मेक हेवन ऑफ हेल एंड हेल ऑफ हेवन, यानी इंसान का माइंड है दोजख को जन्नत, जो जन्नत को दोजख बना लेता है। देखिए ये कैसी साइकोलॉजी की बात की है कि इंसान के माइंड के ऊपर, इंसान का माइंड जो है उसके पास इतना होता कुछ भी नहीं है। इंसान को जितनी मर्जी टेंशन हो, बिलीव नहीं, होना वही है, जो लिखा है वो होना है। अगर आप ये कहेंगे ना कि ये हो जाएगा या वो हो जाएगा, ये वही बात है मिल्टन की, द माइंड इन इटसेल्फ, द माइंड इन इट्स ओन प्लेस। इंसान का माइंड अपनी जगह पे, यानी जहां वो है वहां मौजूद है, लेकिन वो उससे क्या बना लेता है, इन इटसेल्फ कैन मेक हेल, यानी इंसान का माइंड ही हेवन है, वही हेल है, यानी वही खुशी लाता है, वही परेशानी। अगर आप उसको के ऊपर नेगेटिव चीजें उसके ऊपर ठोंसते जाएंगे माइंड में, तो आप नेगेटिव बन जाएंगे। अगर आप उसमें अच्छाई को डालते जाएंगे तो वो अच्छा बना देगा, आपकी दुनिया को हेवन बना देगा। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर माइंड वेदर यू आर मेकिंग हेल ऑफ हेवन एंड हेवन ऑफ हेल। जिस तरफ सोच ले जाएंगे वैसी आपकी सोच बन जाएगी। और अगर आप ये सोचेंगे कि आई कैन डू दैट, यू कैन डू दैट। और अपनी दुनिया के अंदर कोई भी चीज नामुमकिन नहीं होती और पॉसिबल है, एफर्ट के साथ हर चीज पॉसिबल है। His bitterness is obvious in a later quote. Better to, उसके बाद जो फिर आगे एक कोट जो बोलता है, better to reign in hell than serve in the heaven. ये सारी सैटर्न की स्पीचेस से लिए गए हैं। better to reign in hell, कि रीन का मतलब होता है हुकूमत करना। ये जो हुकूमत करना है हेल में, कहता है मेरे लिए वो ज्यादा बेहतर है कि मैं जन्नत में गुलामी करूं। इसका मतलब ये है कि शैतान जो है वो इतना प्राउडी हो गया था कि उसने कहा कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं जहन्नम में जाके हुकूमत करूंगा। उसने वहां पे जाके हुकूमत करने की कोशिश की। एंड आउट ऑफ द गुड स्टिल टू फाइंड द मीन ऑफ इवल। और हमारा बुक 1 में वो क्या कहता है कि अगर उसकी प्रोविडेंस जो है वो कोई अच्छाई लेकर हमारे सामने लाए, तो हमारा फर्क क्या है, शैतान ने क्या कहा था, हमारा टास्क ये होना चाहिए कि हमने उसमें से अच्छाई से बुराई तलाश करनी है। एंड आउट ऑफ गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल। शैतान जो होता है वो हमेशा बुराई की तरफ लेके जाता है इंसान को। वो एक अच्छी भली सिचुएशन से आपको बुराई निकाल के दिखा देगा। कोई कितना भी पॉजिटिव हो वो आपको उसको नेगेटिव बना के दिखा देगा। तो यू विल बी वेरी केयरफुल माय डियर, बिकॉज सैटन इज ऑलवेज विद अस. And as Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, said that it flows like blood. Satan flows like blood in man's body. इंसान के बॉडी में ये जो शैतान है ये ऐसे रोटेट करता है जैसे ब्लड रोटेट कर रहा है। उसको बहकाता है, उसको राइट चीज़ों से, राइट डायरेक्शन से बहका देता है, उसको उसकी डेस्टिनेशन से बहका देता है। जैसे कि सूरा यासीन के अंदर अल्लाह ताला ने इंसान से ये पूछा, क्या बंदे तुझे किसने अपने रब्बुल आलमीन से बहका दिया? Who deviated you from the right direction, from such kind of Lord, such a great Lord? इतने बड़े ग्रेट लॉर्ड से किसने डाइवर्ट कर दिया है इंसान तुझको? मुझे बता तो सही। एंड आउट ऑफ द गुड स्टिल टू फाइंड मीन्स ऑफ इवल। और हमारी ड्यूटी यह है कि कोई अगर अच्छाई भी उसकी प्रोविडेंस हमारे सामने ला के खड़ी कर दे तो हम उससे भी बुराई निकालेंगे। यहां से पता चलता है कि शैतान इवल फिगर है, वो इंटेगोनिस्ट है, प्रोटैगोनिस्ट नहीं है। फेयर विल रिमोर्स, ऑल गुड टू मी इज लॉस्ट इवल, बी दो माई गुड पैराडाइज लॉस्ट। बुक 4 में उसने कहा, what is mean dark illumine, what is low raise and support, though to me the height of this great argument I may assert the eternal providence and justify the ways of God to men, I paradise lost. book 1 line 22। ये बड़ी इंपॉर्टेंट जो सारी इंपॉर्टेंट लाइंस जो है मैंने शामिल की हुई हैं, काइंडली इनको आपने याद कर लेना है। और ये लाइन आ सकती हैं जो मैं पढ़ रहा हूं, what is in me in dark illumine, जो मेरे अंदर बुरा है
जो मेरे अंदर अंधेरा है उसे रोशन कर दो। लुमाइन का मतलब होता है रोशन कर दो। व्हाट इज लो, किसको कह रहा है? गॉडेस, पोइट्री की शायरी की देवी को कह रहा है, जो कि हेवनली स्पिरिट है, जो कि कोई एंजल है। उसे क्या कह रहा है कि जो मेरे अंदर अंधेरे हैं, ए शायरी की देवी, उसको दूर कर दे अंधेरे और मेरे दिल को रोशन कर दे, मेरा सीना खोल दे। एंड व्हाट इज लो, रेज एंड सपोर्ट, और मेरी मदद करो और मुझे उठाओ और मुझे बुलंद कर दो और मेरे माइंड को मजबूत कर दो। दैट टू द हाइट ऑफ द ग्रेट आर्गुमेंट, मैं अपने इस अजीम लॉफ्टी सब्जेक्ट के जरिए आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, मैं असर्ट करूं, आई मे असर्ट एटर्नल प्रोविडेंस, कि मैं उस खुदा की, उस प्रोविडेंस की रबूबियत के बारे में बताऊं। एंड जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, और गॉड कितना मेहरबान है इंसानों की तरफ वो बताऊं। पैराडाइज लॉस्ट बुक 122 पेज 22 लाइन के अंदर उसने ये लिखा है, और ये रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट भी बहुत आता है, इनको मार्क कर लें। जी, ये यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ पे एक समरी भी है थोड़ी सी, वो भी आपको, द स्टेटमेंट ऑफ द टेम्पटेशन ऑफ, वो मैं आपको ज़रा बता दूँ, या मेरे सामने पेज नंबर अगर आ रहा हो। अच्छा जी, हाँ, ये बुक 1 निकालिएगा, यहाँ पे बुक 1 लिखा हुआ ना, यहाँ पे आ जाएं, पीछे आए, बुक 1 लिखा होगा वहाँ पे आए, हम थोड़ा सा 1 by 1 उसको देख लें। Book 1, this gives the brief introductions of the fall of Adams and Eve caused by the serpent। ठीक है, वही चीजें जो मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई है, चीजें वही हैं, आपने जस्ट एक दफा इसको पढ़ना। This gives a brief introductions of the fall of the Adams and Eve caused by the serpent। यानी जो बुक 1 है वो आपको बताती है कि इन एडम का फॉल कैसे होता है और कैसे सरपेंट जो है उसको बहकाता है। वो एक ना सांप की शक्ल में आता है, बड़ा खूबसूरत सांप बन के बातें करता है। कहता तुम भी ऐसी बातें करनी चाहती हो, अगर तुम चाहती हो कि तुम ऐसी बातें करो तो तुम्हें वो ट्री खाना पड़ेगा, मैंने वो खाया, देखो मैं क्या बन गया हूँ, मैं अब बातें भी कर सकता हूँ, सांप हूँ, बातें कर रहा हूँ। तो उसको बहका लेता है। विच वॉज सैटर्न who led the angels in rebellious against the God, और एंजल को भी वो बहकाता है क्योंकि उसके अंदर पावर बड़ी है, कन्वेंस करने की पावर बड़ी है। आज भी आपको शैतान जो है बुराई की तरफ कन्वेंस ही तो कर रहा है। एंड वाज कास्ट इनटू द हेल, और हेल में फेंक दिया जाता है इसको। द सीन ओपन विद द सैटन्स लाइंग इन द कंफ्यूज स्टेट इन बर्निंग लेक्स, और हम जब आगे देखते हैं, पढ़ते हैं बुक को, तो हमें पता चलता है कि सैटन बिल्कुल कंफ्यूज है और फायरी लेक के ऊपर तैर रहा है, और फिर बेल्ज़ेबुब को उठ कर कहता है कि यहाँ पे सारी उम्र पड़े रहना है या कुछ करना भी है। वो उसको मोटिवेट करता है, अल्टीमेटली वो पेंडेमोनियम बनाते हैं और मल्सीबर जो है उनकी हेल्प करता है और बहुत बड़ी बिल्डिंग खड़ी करते हैं और वहां पे इजलास करते हैं। With the Beelzebub, who was next in a command beside him, जो उसकी सेकंड कमांड है। Saturn exhort होता है भारना, his fallen legions, जो उसके साथी हैं, on the shores where he revives their spirit by the speech, और स्पीच देखें, बड़े बड़े जो लोग सोए होते हैं उनको स्पीच के जरिए जगाया जाता है, शायरी के जरिए जगाया जाता है, अजीम वर्ड्स कह के उन्हें जगाया। ओ पोटेंटेट, ओ लॉस्ट फ्लावर ऑफ हेवंस, ओ चरॉब, फाइलन चरॉब्स, तो इस तरह के वर्ड कह के उनको फिर वो भारता है। दे सेट टू द बिल्डिंग्स अ पैलेस, और बिल्डिंग को एक पैलेस बनाते हैं, कॉल्ड पेंडेमोनियम, उसे पेंडेमोनियम का नाम देते हैं। देयर द हाई रैंक्स एंजल असेंबल इन काउंसिल, और सारे जो बड़े बड़े एंजल्स हैं, रेबल एंजल, वहां पे इकट्ठे होते हैं। बुक 2 में क्या होता है? अ डिबेट इज हेल्ड वेदर और नॉट टू अटेम्प्ट रिकवरी ऑफ द हेवंस। अ थर्ड प्रपोजल इज प्रेफर्ड कंसर्निंग एन एंशिएंट प्रोफेसी of another world which was to be created, where the devil may seek to enact their revenge। और यहाँ पे वो ये भी प्रपोज करते हैं कि कोई वर्ड हो सकता है, गॉड कोई क्रिएट करने जा रहा है, तो वहाँ पे हम अपनी डेवल जो है अपना मकसद हासिल कर सकते हैं। जैसे उन्हें पता चल जाता है, फिर वर्ड क्रिएट होती है, गॉड एडम को बनाया जाता है। सैटर्न अलोन अंडरटेक द वॉयज टू फाइंड दिस वर्ड, और फिर वो उसको तलाश करने के लिए खुद जाता है सैटर्न। और पहले वो एक टॉयड की शक्ल में जाता है, पहले एक चिरौब बन के जाता है, बच्चा और पर लगे हुए हैं और बड़ा खूबसूरत सा, और वो यूरियल को, आर्च एंजल को बहका लेता है। तो उसके बाद वो आर्च एंजल को, यूरियल को शक हो जाता है, तो वो आगे गैब्रियल को बता देता है और गैब्रियल उसे फिर मार के वहाँ से भगाता है। वो फिर आ जाता है सांप बन के, पहले टॉयड बन के आता है, फिर सांप बन के आता है। सैटर्न अलोन अंडरटेक द वॉयज टू फाइंड दिस वर्ड, ही इनकाउंटर्स सिंस एंड डेथ, हिज ऑफस्प्रिंग गार्डियंस हेल्स गेट, उसकी जो ऑफस्प्रिंग है, जो इंसेस्टुअस
उसके इंसेस्टुअस जो उसके बच्चे हैं, सिन और डेथ, उससे वो बाहर निकल जाता है, वो गार्ड होते हैं हल्के। सिन अनलॉक द गेट एंड सैटर्न embarks ऑन हिज पैसेज अक्रॉस द ग्रेट गल्फ ऑफ द chaos। यानी जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वही हम एक दफा पढ़ते जाएंगे, इसे याद हो जाएगी। सैटर्न embarks ऑन हिज पैसेज अक्रॉस द ग्रेट गल्फ ऑफ द chaos, यानी वो जो इतना बड़ा chaos, कंफ्यूज्ड स्टेट होती है, गल्फ वहां से निकल जाता है। बिटवीन द हेवन एंड हेल till he sight the new universe floating near the large globe which is Ham, हत्ता के वो हेवन में पहुंच जाता है। तीसरी बुक में होता है गॉड सी सैटर्न फ्लाइंग टूवर्ड्स दिस वर्ल्ड। गॉड सी सैटर्न, गॉड को पता चल जाता है कि सैटर्न जो है यहाँ पे आ रहा है और सैटर्न के ये अजाइम है। गॉड को सारा पता होता है और गॉड अपनी प्रोडक्शन में फिर वो भेजता भी है गॉड के ऐसे ऐसे करें, इनको रोकें। माइकल को भी भेजता है उसके लिए गैब्रियल को भी, और इसलिए अल्टीमेटली वो सेकंड कमांड को भेजता है, तो वो उसे मार मार के फिर भगाता है। गॉड सीज सैटर्न फ्लाइंग टूवर्ड्स द वर्ल्ड्स एंड फोरटेल द सक्सेस ऑफ हिज इवल मिशंस टू टेम्प्ट मैन। गॉड एक्सप्लेन हिज पर्पस ऑफ द ग्रेस एंड द मर्सी टूवर्ड मैन बट डिक्लेयर दैट जस्टिस मस्ट बी मेट नॉनथलेस। नॉनथलेस का मतलब होता है होएवर। हिज सन हु सिट एट हिज राइट हैंड, उसके साथ बैठा होता है, यानी जिसे वो सेकंड कमांड कहते हैं, फ्रीली ऑफर टू सैक्रिफाई, वो कहता है जी मैं अपनी कुर्बानी दूंगा। जैसे उनका एक बिलीव है कि जीसस क्राइस्ट एक ह्यूमन बॉडी की फॉर्म में आए थे और उन्होंने यहाँ पे सैक्रिफाई किया है इंसानियत के लिए। हिमसेल्फ आर द मैन सैल्वेशन एंड कॉजिंग द एंजल टू सेलिब्रेट इन द सॉन्ग ऑफ प्रेज। मीनवाइल सैटर्न अलाइट अपॉन द आउटर शेल्स ऑफ द न्यू क्रिएशंस where he find an opening to the universe within. He flies down to the suns upon which an angels Uriels, मैंने बताया कि यूरियल के सबसे पहले यूरियल को मिलता है। यूरियल को कहता है कि भाई मैं एक गॉड की सल्तनत देखना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो, मैं गॉड की तरफ से आया। स्टैंड अगेंस्ट गॉड, सैटर्न डिस्गाइजेस हिमसेल्फ एज अ चिरोब, वो एक चिरोब बन जाता है। ही प्रिटेंड्स, चिरोब का मतलब एक छोटा सा नन्हा मुन्ना सा बच्चा, उसको पर लगे हुए। He pretend he has come to praise God's new creation, मैं God की new creation हूँ, and thereby tricks the angels into showing him to the way to man's homes। और मैं God का घर जो है वो देखना चाहता हूँ, हेवन मुझे जरा देखने दो। वो देखिए शैतान जो होता है हमेशा, शैतान का मतलब ही शैतानी करना है। आगे जी बुक 4 के अंदर वो कहता है लैंडिंग अटॉप्स नेफिट्स Saturn's experience disillusionment but soon proceed on his evil errands। और अचानक कहता है जल्द ही उसके जो evil डिजाइन है वो खुल जाते हैं। He easily gains the secret entrance of the gardens of the paradise। He wonders at his beauties and soon come upon the Adam and Eve। Looking them at their happy state, he become even more envious। उसे और दुख होता है। He overhears them speak of the God's commandment that they should not eat the fruit of the tree of the knowledge of the good and evil, lest कहीं ऐसा ना हो, they should pay the penalty of the death, कि हमने ये दरख्त नहीं खाना, इस दरख्त के पास नहीं जाना, मबादा कहीं ऐसा ना हो कि उसको पेनल्टी या डेथ पेनल्टी हो। And thereby plots to cause them to transgress, और उनको वो भारता है कि वो ट्रांसग्रेस करें, रद्द कर दें गॉड के हुक्म को। यूरियल becomes suspicious, यूरियल को शक हो जाता है। He come to warn Gabriel and his angel who are guarding the gate of the paradise। That evening whose court sent Gabriel find Saturn whispering in the ears of Eve and she sleep next to her husband। The Scot arrest and burn Saturn to Gabriel's bring Saturn to Gabriel's and expel him from the Eden। अब उसको शक हो जाता है, वो उसे गैब्रियल जो और उसके गार्ड हैं वो उसे पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद वो उसको धक्के मार के वहां से निकाल देते हैं और इस तरह वो पकड़ा जाता है, क्योंकि यूरियल को शक हो जाता है उसके ऊपर। यूरियल बता देता है गैब्रियल को, गैब्रियल फिर मजीद गार्ड को के जरिए से पकड़ लेता है। और उसने देखा कि एडम और ईव जो हैं वो दोनों एक दूसरे के पास हैं और वो उनको देख के बड़ा जेलस होता है। बुक 5 में नेक्स्ट मॉर्निंग ईव रिलेट टू एडम्स ट्रबलसम ड्रीम्स एंड इज कंफर्टेड बाय हिम। गॉड सेंड द एंजल्स ऑफ द राफेल्स जो एंजल है अब गॉड उसको भेजता है टू विजिट द कपल्स टू वार्न देम ऑफ देयर एनिमी नेक्स्ट मॉर्निंग। इवन रिलेट द एडम्स एंड अपसेटिंग ड्रीम्स एंड इज कंफर्टेड बाय हिम। गॉड सेंड द एंजल्स राफेल्स टू विजिट द कपल टू वार्न देम ऑफ देयर एनिमी।
अब गॉड ने राफेल एंजल को भेजा है, राफेल्स को कहा है कि तुम जाके उन दोनों कपल्स को बता दो कि यहाँ पे जो एनिमी है, जो सैटन है हमारा एनिमी, वो वहां फिर रहा है, यू शुड बी वेरी केयरफुल। ये बुक 5 में वो जिक्र करते हैं। बुक 6 के अंदर राफेल कंटिन्यू टू रिलेट हाउ माइकल वाज सेंट टू लीड द फेथफुल एंजल्स इनटू द बैटल अगेंस्ट द सैटन्स एंड द कॉल लूसीफर एंड हिज आर्मी वाउंड एंड इन द डिस अरे, यानी जब वो हार जाता है तो बिल्कुल कंफ्यूज होता है सैटन। सैटन हैज पावर रिट्रीट ड्यूरिंग द नाइट, दे इन्वेंट वेपन रिजेंबलिंग कैनन, फिर वो कैनन बनाते हैं, एक तोप बनाते हैं। इन द सेकंड डे फाइट व्हेन माइकल एंजल्स आर confront with these devilish device, they become enraged and pull up the very mountains and hurl them in Saturn's army, but the war continue into the third day। 3 दिन तक जंग होती रहती है और बहुत ज्यादा वो भी आगे से लड़ते हैं। अल्टीमेटली गॉड के पास पावर थी और गॉड के पास थंडरबोल्ट था और इस तरह की जो पावर थी उसके जरिए गॉड उनको हरा देता है। व्हेन गॉड सेंड मसीहा, गॉड अपने मसीहा को भेजता है, क्राइस्ट को, और वो टू एंड द वार, राइडिंग फॉर द फ्लेमिंग chariots and Masiha drives the rebels out of the heavens and down to the hell, और फिर उनको वो नीचे फेंक देता है, जो सन ऑफ गॉड। बुक 7 के अंदर राफेल्स देन रिलेट टू एडम्स हाउ गॉड सेंट हिज सन टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड एंड न्यू क्रिएचर टू फिल द प्लेस लेफ्ट बाय द फॉलन एंजल। दिस 6 days ऑफ क्रिएशन आर डिस्क्राइब, इसमें 6 days बताया गया है। बुक 8 के अंदर एडम डिजायरिंग टू एक्सटेंड द प्लेजरेबल विजिट विद द एंजल्स रिलेट टू राफेल्स व्हाट द रिमेंबर्स ऑफ हिज ओन क्रिएशन, हिज फर्स्ट इंप्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड एंड इट्स क्रिएचर्स, द गार्डन ऑफ ईडन एंड द फर्स्ट मीटिंग एंड मैरिज टू हेमन्स आफ्टर रिपीटिंग हिज वार्निंग टू एडम्स एंड एंजल डिपार्ट। इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं कि extend the pleasurable visits and angels, relate Raphaels with the members of his own creation and first impressions of the world and its creatures, the Garden of Eden और first meeting, marriage to Eve, और ये सारा कुछ इसमें दिखाया गया है। बुक 9 के अंदर देखें जी, Saturn returned to earth when where he chooses the serpent as his best disguise। अब यहाँ पे वो serpent जो है वो serpent बन के आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग विद एडम ऑफ ईव टू गो फॉर्थ देयर गार्डनिंग, जब वो अपने गार्डनिंग टास्क में दोनों, वो कहते सारी उम्र हम इकट्ठे काम करते रहे, यानी एक दूसरे में इकट्ठे एंजॉय किया, तुम ऐसा करो उधर चली जाओ, मैं इधर, हम एंजॉय करते हैं। एडम एक साइड पे होता है, ईव एक साइड पे होती है। देखे ना, कहते जैसे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अगर 2 बंदे भी जा रहे हो कहीं, 3 बंदे या 2 बंदे भी जा रहे हो ना, तो उसमें से आपने जिसको नॉलेज ज़्यादा हो उसे अमीर बना लो, यानी हमेशा इकट्ठे रहना चाहिए। जब आप अकेले होते हो शैतान फिर हमला करता है, तो वो जब अलहदा होते हैं, कहते हैं सारी उम्र हम इकट्ठे रहे हैं एडम और ईव, वो कहता है तुम इधर हो जाओ मैं इधर हो जाओ, तो वो जब इस साइड पे होती है तो वो उसके कान में कुछ ऐसी बातें कर जाता है जिसके, औरत का जो जहन होता है ना, ओवरऑल जो औरत की साइकोलॉजी है, ये एक दफ़ा ऐसे ही है कि आप इसके अंदर कोई चीज़ जो इसके कान में डाल देना, तो वो तो ऐसे ही है जैसे पानी में जहर डाल दिया आपने, उसकी साइकोलॉजी ख़राब हो जाती है। तो उसकी साइकोलॉजी, उसने क्योंकि वो सेपरेट हुई तो वो उसको उसके कान में कुछ कह गया, अब उसने वो खा लिया और ऊपर से उस बाबा जी को भी उसने इनवाइट किया कि तुम भी ये खा लो। तो इस तरह एडम और ईव जो हैं दोनों बेचारे विक्टिम हो जाते हैं शैतान के। नेक्स्ट मॉर्निंग व्हेन एडम एंड ईव गो फॉर थ्रू देयर गार्डनिंग टास्क, ईव सजेस्ट दैट दे गो इन अ सेपरेट डायरेक्शन। ईव कहती है कि हम अब सेपरेट डायरेक्शन में काम करेंगे with great reservations। Adam finally agrees। Adam आकर कहता है चल ठीक है। मर्द जो होता है अक्सर मान लेता है फिर बात। The serpent finds Eve alone and approaches her। She is surprised to find the creatures can speak, और वो बड़ी impress होती है, फिर बोल रहा है, सांप बोल रहा है। And soon induced by him to eat the fruit of the forbidden tree। फिर वो कहता तुम ये खाओ और तुम खाओगी तो मेरी तरह बातें आएंगी, तुम्हारे पास एकदम बड़ा आ जाएगा। Adam is horrified when he finds what she has done, but the length of resign himself shares her fate rather than be left। क्योंकि वो उसकी से मोहब्बत बहुत करता था, उसकी मोहब्बत में फिर वो कहता है कि मैं भी खा लेता। And eat the fruit also। After eating they are aroused with the lust and they together then go for rest sleep and they work in awareness of the naked and shames and cover themselves with leaves। और ये मैंने होली कुरान में भी पढ़ा है कि जब वो उनके जन्नत का लिबास उतर जाता है तो पहली दफा एक दूसरे को न्यूड हालत में देखते हैं तो उनको शेम फील होती है।
इन देयर इमोशनल डिस्ट्रेस दे फॉल इनटू द म्यूचुअल एक्विजिशंस ऑफ ब्लेम, वो एक दूसरे को ब्लेम करते हैं। फिर ये आप होली कुरान में भी पढ़ सकते हैं। देन दे स्टार्ट ब्लेमिंग ईच अदर, अक्यूज करते हैं, तुमने किया, मैंने नहीं किया, तुमने किया। आगे द गार्डियंस एंजल 10 जो 10वीं किताब है, द गार्डियन एंजल इज रिटर्न टू द हेवन सैड फॉर द मैन फेलियर्स एंड द सन ऑफ गॉड डिसेंड्स टू अर्थ टू जज द सिंसियर्स mercifully he delays their sentence of the death many days during which they may work to gain God's favor, then in the pity the cloth from them then अच्छा इसमें ये होता है, अब शैतान ये समझ रहा है कि मैंने चूंकि मैं जीत गया हूं और मैंने उनको बहका लिया और आई हैव वॉन दिस वार, मैं जीत गया हूं। जब वो वापस अपने जितने भी शैतान होते हैं चेले उनके पास जाता है जहन्नम में, वो अपनी फतह की खुशी मनाने के लिए ट्रम्फेंटली वो वहां पे डिक्लेयर करता है, तो देखता है वो सारे सांप बने होते हैं। तो ऑल माइटी गॉड ऑल माइटी पनिशमेंट देता है कि अब आदम के जो बेटे हैं वो सारी उम्र तेरा सर कुचलते रहेंगे। औरत जो है वो पेन, ये बाइबल में लिखा है, ये मैं नहीं कहता और ना मैंने ये होली कुरान में पढ़ा है। और औरत जो है सारी उम्र बच्चे पैदा करेगी और उसमें पेन फील करती रहेगी और उसकी अजियत फील करती रहेगी और महसूस करती रहेगी। और मर्द का कि ये सज़ा है मर्द को कि वो उनके लिए कमाता फिरेगा। तो ये सज़ाएँ जो हैं वो कहते हैं जी तजवीज़ हुई थी इंसानियत के लिए। और फिर अल्टीमेटली क्राइस्ट ने ये ज़िम्मा लिया था कि मैं ह्यूमन फॉर्म में जाऊंगा और जाकर अपना ब्लड पेश करूंगा ताकि इंसान जो है वो रिलीफ हासिल करे। स्टे ब्लेस्ड। और कल इंशाल्लाह परसों कल आपको टेस्ट भेजूंगा, इसकी समरी मैं आपको दे सकता हूँ। पिछली रेप ऑफ लॉ का जो लास्ट कैंटो है वो देख लीजिएगा और इसकी जो मैंने यही चीज़ें पढ़ाई हैं इसी से ही कुछ दूंगा आपको, ठीक है। और अपने टीचर पे मैं पहले ही कह रहा हूँ कि ट्रस्ट करना सारे सीखो। यू शुड ट्रस्ट ऑन योर टीचर